हेलो बच्चों, प्रणाम, नमस्ते आप सभी का। ठीक, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्णमाला चैप्टर का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है? तो वर्ण प्लस माला, यानी वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला। ठीक है, अब ये वर्णमाला का अर्थ क्या होता है? तो वर्णों की सार्थक माला। जिस प्रकार हम लोग गले में माला पहनते हैं, अगर कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई और बड़ा हो, कोई और छोटा हो, कोई छोटा हो, तो इस प्रकार की माला हमको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और यही एक एक माला हो जिसमें मोतियों का क्रम क्या हो, एक बराबर हो, तो देखने में क्या होगा? सुंदर मालाएं दिखेंगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे? माला। ठीक है, तो उसी तरह वो होता है वर्णों की माला। ठीक है, आइए देखते हैं इसके परिवर्त देखते हैं। तो वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 52 अक्षर होते हैं। कौन कौन से? तो 11 स्वर होते हैं। स्वर यानी जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, अयोगवा कितने होते हैं? अ। ठीक है, अंग और अ। ठीक है, अगर कहता है कि हिंदी व्याकरण में कुल वर्णमाला की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी है? तो 11। ठीक है, अयोगवा कितने हैं? अंग और अ, यानी जब अंग और अ को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, देखिए कितने व्यंजन है? 33। कहाँ से लेके कहाँ तक? तो क घ से लेके कहाँ तक? ह तक। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, उच्चिष्ट व्यंजन कितने हैं? ड, ढ। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? तो इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ण की परिभाषा क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसमें कहते हैं ना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण है या ध्वनि है। ठीक है, आगे देखिए। अब वर्णमाला की परिभाषा देखा जाए। ठीक है, कि वर्णमाला क्या है? तो हिंदी व्याकरण में वर्ण या अक्षरों की व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अक्षर। अक्षर हम किसे कहते हैं? कि जिसका कभी क्षरण न हो, अर्थात नाश न होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग आदि। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी हम सबसे अंतिम सीमा तक इन वर्णों को क्या कर रहे हैं? टुकड़े कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला। वर्णमाला कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से? तो स्वर है और व्यंजन है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है अर्थात स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्वर की परिभाषा क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अब स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों कितने होते हैं? तो वर्ण हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की 10 मात्राएं होती हैं, अ की मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन मतलब खाने वाला व्यंजन नहीं। ठीक है, वर्णमाला का व्यंजन। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क, स, ह। ठीक है, आइए देखिए। तो क से लेकर तो 25, 25 4 29, 29 4 33। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की 33 है, अतः कुल कितने वर्ड हो गए? 44। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, अतः अ और अ को अयोगवा वर्ण कहते हैं। इन स्वर शामिल नहीं किया जाता है। छ, त, ग
कौन से हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, छ कैसे बना है, छतरी वाला, क प्लस स से, त कैसे बना है, त प्लस र से, ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस य से, श्र कैसे बना है, स प्लस र से। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। ठीक है, अब देखते हैं स्वर के भेद। तो स्वर के भेद, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, अंग क्या है, अनुस्वार है, अह क्या है, विसर्ग है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं होते, इन्हें अयोग व अमड़ कहते हैं, क्योंकि ये स्वर ध्वनियों की सहायता से क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं। ठीक है, वर्णमाला में स्वर के भेद। तो वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं, ठीक है, तो स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर। वर्णमाला में कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ की ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम, और अवग्रह चिल्ला कर क्या करते हैं, म, यानी हम लंबे समय तक क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो कौन सा स्वर हो गया, प्लुत स्वर। ठीक है, आइए इसके परिभाषा को देखते हैं। यहाँ जैन नहीं होगा, यहाँ जीन होगा। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। ठीक है, संस्कृत में जब आएंगे तो आपको री भी जुड़ जाएगा। तो संस्कृत में कितने मूल स्वर होते हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में मूल स्वरों के से दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, आइए अब देखिए, दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। स्वर, संधि स्वर, यह लघु स्वरों के मेल से बने होते हैं। लघु मतलब छोटे स्वरों के मेल से। जैसे आ कैसे बनता है, तो अ प्लस अ से। ठीक है, एक बड़ी कैसे बनता है, तो छोटी ई प्लस छोटी ई। ठीक है, ऊ कैसे बनता है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, लघु स्वर। ठीक है, अब संयुक्त स्वर क्या है, तो देखिए, यह 2 विभाजित स्वरों के मेल से बने होते हैं। यानी 2 विभाजित स्वर हैं तो इनके 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे ए को देख लीजिए, ए कैसे बना है, तो अ प्लस ई से बना है। ए कैसे बना है, तो अ प्लस ए से बना है। ओ कैसे बना है, तो अ प्लस उ से बना है। ओ कैसे बना है, तो अ प्लस ओ से। ठीक है, अब इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें विजातीय स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण 2 अलग अलग स्वरों के मेल से हुआ है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों को विभिन्न प्रकार से उच्चारण स्थान निम्न होता है। यानी हिंदी वाला उच्चारण स्थान कैसे होता है, तो जीवा बोलने के आधार पर। ठीक है, स्वरों का भेद, तो जीवा के उच्चारण करने के आधार पर कौन कौन सा, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखिए, अग्र स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है वह क्या कहलाता है, अग्र स्वर। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ई, ए, री। ठीक है, मध्य स्वर क्या होते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग सक्रिय रहता है वो क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। जैसे अ। ठीक है, पश्च स्वर क्या, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग सक्रिय रहता है उसे क्या कहते हैं, पश्च स्वर। जैसे कौन से वर्ड आते हैं, तो आ, उ, ओ, औ। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब जीवा के आधार पर हमने देख लिया, अब ओठ की आकृति के आधार पर देख लिया जाए, क्योंकि कुछ वर्णों को हमें उच्चारण करने में ओठ की आकृति कैसे रहती है, गोल हो जाती है। ठीक है, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ की आकृति वृत्त की तरह गोल हो जाती है उसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे उ, ओ, औ। इन वर्णों का उच्चारण हम जब भी करेंगे तो हमारे मुख, हमारे ओठ की स्थिति कैसे हो जाएगी, गोल हो जाएगी। ठीक है, और वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ की आकृति वृत्ताकार न होकर वे अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो अ, आ, ई, यानी इनको हम, इन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या होगा, हमारे ओठ की आकृति क्या होगी, गोल नहीं होगी। ठीक है, हमने जीवा के आधार पर देख लिया, हमने ओठ के आधार पर देख लिया, अब मुख के आधार पर देखेंगे। ठीक है, मुख की आकृति पे कि कहते हैं मुख। ठीक है, तो विपरीत स्वर।
ठीक है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूर्ण रूप से खुलता है उसे क्या कहते हैं, विवरित। यानी हम आ वर्ड के जब भी उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुख हमारे पूरी तरह से खुल जाएगा। जैसे बोल के देखिए आ, ठीक है। अब कितने प्रकार का है, देखिए अर्ध विवरित, ठीक है। तो जिन 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 स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा भाग खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध विवरित स्वर कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो अ है, ऐ है, औ है, ठीक है। अब देखिए संबित स्वर, तो संबित अर्थ होता है बंद होना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख बंद सा हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। ई उ री, ठीक है, री, ठीक है। अब अर्ध समृत किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख आधा बंद रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध समृत स्वर कहते हैं, जैसे ए ओ, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं कि हमारा आधा मुख क्या हो जाएगा, बंद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के भेद। अब तक हमने स्वरों के भेद देखे कौन कौन से, तो जीभा के आधार पे, मुख के आधार पे और ओठ के आधार पे, ठीक है। और ठीक है, आगे देखिए, अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन इन इसमें क से लेकर म तक के वर्ण तक व्यंजन आते हैं, इसकी संख्या कुल 25 होती है और क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। यानी मुख के सभी भावों को स्पर्श करते हुए इन व्यंजनों का क्या होता है, उच्चारण होता है। जैसे क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ढ, ट थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक है। अब देखिए ये कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग हो गए। कौन कौन से, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। तो पूछता है कि क वर्ग के निम्नलिखित में से क वर्ग का वर्ड है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, देखिए अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण न तो स्वरों की सहायता से होता है और न ही व्यंजन वर्णों की तरह, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन से, य र ल व, ठीक है। इनको इनके उन वर्णों को उच्चारण करने में मुख से क्या होती है, थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय घर्षण के कारण गर्मी वायु बाहर निकलती है उसमें व्यंजन होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है, स ख स ह, ठीक है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो इनके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन भी आते हैं। कौन कौन से, छ त ज्ञ स्र, ठीक है। छ कैसे बना, प प्लस स से, ट कैसे बना है, त प्लस र से, ज्ञ कैसे बना है, ज प्लस य से, और स्र कैसे बना है, तो स प्लस र से, ठीक है। अब देखिए मेन हमारे लिए क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, तो ड और ढ को, ठीक है। अब देखिए परिभाषा, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। इसका उच्चारण करते समय जीवा मूर्धा को स्पर्श करके, यानी मूर्धन्य को स्पर्श करके नीचे गिरती है। ऐसा लगता है कि जैसे अक्षर को मुख से बाहर फेंका जा रहा है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से, ड और ढ, ठीक है, ड और ढ। अब उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग कहाँ होता है, तो इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, डलिया, ठीक है। कहाँ होता है, 3 वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य में होता है, जैसे सड़क, पढ़ाई, पकड़ना, ढूंढना, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए आगत व्यंजन। आगत व्यंजन हम किसे कहते हैं, तो नुक्ता लगे व्यंजन वर्णों को ही क्या कहा जाता है, आगत व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है, 5। तो एग्जाम में पूछता है कि आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 5 होती है। कौन कौन से, क ख ग घ ज फ, ठीक है। अब देखिए द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन, ठीक है। द्वित व्यंजन क्या है, तो जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन 2 बार आए लेकिन पहले वाला वर्ण आधा हो तथा दूसरा वर्ण वाला पूरा हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन, ठीक है। जैसे कुत्ता, तो क्या लिखेंगे इसको, कु पहले तो आया, फिर उसके बाद क्या आया, पूरा तो आया कुत्ता, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चे, तो आधा चो आया फिर पूरा चो आया, इसलिए हम क्या कहेंगे, द्वित व्यंजन। अब देखिए, इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। तो इनकी कुल संख्या मिलाकर कितनी होती है, इनकी कुल संख्या मिलाकर कितनी होती है, 52, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ कुछ उच्चारण स्थान दिया गया है कि कौन से वर्ण को उच्चारण करने में कौन सा मुख के भाग काम करते हैं। देखिए, तो वर्ग दिया है, स्वर व व्यंजन दिया है और उच्चारण स्थान दिया है, ठीक है। तो अकुह विसर्जया नाम कंठ, ठीक है।
ये इसको याद करने का क्या है तरीका है, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, क वर्ग आता है, और कौन सा आता है अ आ ह व ड, ठीक है, और क्या आता है विसर्ग वर्ग, यानी क वर्ग आता है अकु अ क वर्ग, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंठ से उच्चारण होता है। इचु सना तालु नाम, तो च वर्ग भी आता है, बड़ी ई छोटी ई और य और स वर्ड आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं तालव्य वर्ड। ऋतु रसायन मूर्धना, ठीक है, यानी ट वर्ग आता है, री आता है और मूर्धन्य स आता है, ठीक है, र आता है और ट वर्ग, ठीक है। ऋतु नाम दंता नाम, त वर्ग आता है, ल आता है, स आता है, ठीक है, इसलिए क्या है दंतव्य वर्ड, ठीक है। उपदमानीय ओष्ठो, यानी प वर्ग आएगा, छोटा हु बड़ा हु, और ठीक है, तो इनमें क्या कहते हैं ओष्टभ्य, ठीक है। और यंगड़नम को क्या कहते हैं नासिका, यानी पांचवें वर्ग के पांचवा व्यंजन क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा व्यंजन क्या होता है नासिका, ठीक है। ए दंतो कट चालू, तो ए और ए कैसे बोले जाते हैं कंठ तालु से, उदयतो यानी वो और कैसे बोले जाते हैं कंठोष्ठ से, व और फ कैसे बोले जाते हैं दंतोष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार के क्या हैं हमारे उच्चारण स्थान वाले वर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए प्रयत्न के आधार पर वर्णों का विभाजन दो प्रकार के किया गया, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्पर्श व्यंजन है, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा के अंदर से किसी एक वाक्य अंतर अवयव का स्पर्श करती उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन है, तो क से लेकर म तक, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो टोटल स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25, क से लेकर म तक, ठीक है। अब देखिए संघर्षी, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख के अंदर के दो वाक्यांतर अभी हुई निकट आ जाते हैं, जिससे बीच का वायु मार्ग संकरा हो जाता है और निकलने वाली वायु जीवा पर घर्षण करती हुई प्रतीत होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे स ख स ह, ठीक है, कौन से व्यंजन है ये संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। आगे देखिए अब स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्ष, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु का पहला भाग तो स्पर्शी होता है लेकिन बाद वाला भाग अपेक्षाकृत संघर्षी होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। जैसे च छ ज झ, ठीक है, इस प्रकार ये क्या है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अब देखिए नासिक के व्यंजन क्या हैं, तो यंगड़ नमक जो नासिका से क्या होते हैं परिचित हैं, वो क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन, इनको ताड़नजात व्यंजन भी कहता है। कौन कौन से हैं ड ढ, ठीक है, इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, दोनों का गुण, जैसे जब ड है तो अंग भी हो सकता है और ढ है तो ढ की तरह क्या दिखता है द दिखता है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं द्विगुण। अब प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय जीवा के लुढ़कता हुआ, वे वर्ड, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा, चलिए वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा से लुढ़कता हुआ बेलन की तरह लपेट कर उच्चारित होता है, उसे हम क्या कहते हैं प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, इसे लुंठित वर्ड भी कहा जाता है जैसे र, ठीक है। अब देखिए पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहा जाता है ल को, ठीक है। तो जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते समय जीवा वर्ष भाग को स्पर्श करते हुए रुक जाती है और निकलने वाली वायु जीवा किनारे बाहर निकलती है, उसे हम पार्श्विक वर्ष व्यंजन कहते हैं। जैसे ल, ठीक है, तो लो हमारा कौन सा व्यंजन है, तो लो हमारा कौन सा व्यंजन है, लो हमारा क्या है पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। आगे देखिए संघर्षहीन व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय कोई संघर्ष की उत्पत्ति उत्पन्न नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। यह वह, ठीक है, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए हमने अब तक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन भाग देखे, अब देखिए हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्ण देखेंगे। तो प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण, घोष के आधार पर घोष और सघोष वर्ण, ठीक है। आगे देखिए अब अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु की मात्रा कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं अल्प प्राण, ठीक है।
अल्प प्राण के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। य, र, ल, व वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है टोटल? यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए अल्प अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक है, अब देखिए महाप्राण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों द्वारा छोड़ी जाने वाली वायु की मात्रा अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहा जाता है। महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, जैसे स, ख, स, ह। ठीक है, उनकी संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, तो अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30, और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, अब देखिए घोष और अघोष। आपने देखा अल्प प्राण और महाप्राण, यानी अल्प प्राण कौन कौन से हैं? 1, 3, 5, और महाप्राण कौन से हैं? 2 और 4। ठीक है, अब देखिए वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न होती, उन्हें हम सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर य, ल, व हटाते हैं। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 31। ठीक है, अब देखिए हम अघोष वर्ण को देखेंगे। ठीक है, अघोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्र में गूंज या कंपन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इनमें इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स, ख, स वर्ण आते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33, और अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने व्यंजन होते हैं? 33। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? 4। हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने संयुक्त स्वर होते हैं? तो 4। हिंदी वर्णमाला में उच्चित तो कितने हैं? तो ड, ढ, यानी 2 है। हिंदी वर्ण में अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत ध्वनि किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी है जिसके खंड नहीं किया जा सकते, उन्हें मौखिक व्यक्ति को ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जाते उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में लिपि की क्या क्या हिंदी लिपि की परिभाषा क्या है? तो मनुष्य भाषा का आदान प्रदान बोलकर करता है, परंतु कभी कभी उसे लिखकर व्यवस्थी करनी पड़ती है। लिखित भाषा मूल ध्वनियों को जो चिन्ह मान लिए गए उनसे हम लिखित में मान लिया जाता है, लिपि कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक क्रम को। ठीक है, अब देखिए हिंदी वर्णमाला अनुनासिक स्वर, तो अनुनासिक कितने हैं? तो 5 है। कौन कौन से? यंग और नम। हिंदी वर्णमाला में अयोग व अकड़ कौन से हैं? तो अंग और अ। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला 52 में अक्षर स्पष्ट कितने हैं? तो 25 है। हिंदी वर्णमाला में नासिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो यंग और नम। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ध्वनि किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने भाव विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, अतः भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अक्षर को परिभाषित कीजिए। तो अक्षर का संधि विच्छेद होता है अधन क्षर, अर्थात जिसका कभी क्षर न हो, जिसका कभी क्षर या नाश नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में उचित वर्ण को समझाइए। तो इन वर्णों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता है, जैसे डमरू, ढोलक, ढक्कन, डलिया। इन वर्णों का प्रयोग शब्द के मध्य में किया जाता है। कौन कौन सा? ड, पढ़ाई, पढ़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।